Hello, sports psychologists. Assalamu alaikum. How are you? And how is the subject of sports psychology happening and treating in your life? इससे पहले कि हम आज की नई गुफ्तगू का आगाज़ करें, नए लेक्चर का आगाज़ करें, जिसमें हम देखेंगे कि अग्रेशन का क्या रोल है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में. इज़ इट ए हैम्परिंग रोल और इज़ इट ए फैसिलिटेटिंग रोल? इज़ इट समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू मैन? इज़ इट confined to only men, males, or is aggression in sports equally applicable to both men and women so far as their sports performance is concerned? ये चीज़ें हम देखेंगे. ये भी देखेंगे कि क्या अग्रेशन जो है स्पोर्ट्स से मुतल्लिक, क्या वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स तक ही महदूद है या इसका दायरा इससे बढ़कर है. ये भी देखेंगे आज हम. लेकिन इससे पहले कि हम वो देखें, let us review what we had seen in the last lecture. And if you remember, we were talking about ethics, a very, very important subject. So before we go ahead with today's lecture on aggression, let's take a view of what we had talked about the last time related to ethics in sports psychology. आपको याद है मैंने आपसे गुजारिश की थी कि एथिक्स का ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से नहायत गहरा है. आप जानते हैं, आपने फ़िलॉसफ़ी में एथिक्स के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा. आप जानते हैं कि जब हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मैंने आपसे जब गुजारिशात की थी हिस्ट्री एंड सिस्टम से मुतल्लिक, उस वक्त भी हमने इस टॉपिक को टच किया था और आपको बताया था कि एथिक्स का कितना अहम रोल है साइकोलॉजी इन जनरल में. एंड लास्ट टाइम दैट वी टॉक्ड अबाउट एथिक्स वाज इन रिलेशनशिप टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. इस ज़िमन में हमने आपसे कहा था कि एथिकल बिहेवियर जो है स्पोर्ट्स में वो नहायत अहम चीज़ है. और इससे मुतल्लिक हमने आपको ज़िक्र किया था कि एथिकल कमेटीज़ बनी हुई हैं. हमने ये भी बताया था कि एथिकल कमेटीज़ जो हैं, दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर सुपरवाइज्ड बाय इंटरनेशनल बॉडीज़, एंड दोज इंटरनेशनल बॉडीज़ एंश्योर दैट नो अनएथिकल प्रैक्टिस इज़ अलाउड इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. वो इंटरनेशनल बॉडीज़ एथिकल कमेटीज़ पे सुपरविजन करती हैं और एथिकल कमेटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर और स्पोर्ट्स पर्सन्स पर सुपरविजन के तौर पर एक नज़र रखती हैं. और इसी ज़िमन में हमने देखा था देयर आर 6 प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड एथिक्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी दैट आर particularly looked into, that are particularly brought forth by these ethical committees and international committees. और ये चीज़ जो है हमने आपको बताया था कि ये एथिकल कोड का हिस्सा है. इंटरनेशनल कमेटीज़ की एथिकल कोड का हिस्सा हैं 6 प्रिंसिपल्स. कौन कौन से प्रिंसिपल्स, उनका अयादा कर लीजिए. पिछली दफ़े आपने देख लिया था वो. उनका अयादा करते हैं. पहला प्रिंसिपल है कॉम्पिटेंस, दैट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स वुड बी कॉम्पिटेंट इन देयर फील्ड. दूसरा था इंटेग्रिटी, दैट स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स वुड शो and maintain professional integrity in their field. तीसरा प्रिंसिपल था प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, वो साइंटिफिक नॉलेज है, वो उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करेंगे so that knowledge spreads and is equally beneficial to all concerned. This was principle number 3. Then we talked about principle number 4, that was respect for people's rights and dignity. आप एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये तवक्को रखी जाती है आपसे कि आप बिला तशखीस, बिला वजह आप किसी शख्स के बारे में मुतासिब रवैया इख्तियार नहीं करेंगे.
चाहे on the basis of the color of his skin or on the basis of his sex or gender or on the basis of nationality, you as sports persons or sports psychologists, it is expected by the ethical committees, would not adopt a prejudiced or a biased attitude towards anyone and maintain and professionally try and keep and upgrade the dignity of sports persons. ये चौथा प्रिंसिपल था। पांचवा प्रिंसिपल था कि sports psychologists are expected by the ethical committees and international bodies that they would show concern for the welfare of sports persons, regardless again of nationality, color of skin, political views, thinking or sex of the person. ये नहीं कि आप वेलफेयर, औरतों की वेलफेयर या मर्दों की वेलफेयर पे तवज्जो देंगे to the exclusion of the other sex or gender. No, this has to be applied on an even keel across board कि आप तमाम लोगों की जो आपसे मुतल्लिक हैं उनकी वेलफेयर पे नज़र रखेंगे और उनकी वेलफेयर के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये भी एक है प्रिंसिपल नंबर 5 ऑफ एथिकल कमेटीज और एथिकल कोड। और आखिरी बात जो हमने इस ज़मीन में आपसे कही थी, दैट रिलेट्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स। क्या है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि वो रिसर्च का फ़ायदा तमाम सोसाइटी को पहुंचाएंगे। वो कोई खुद ऐसी बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का प्रोफेशनली नाम पर कोई दाग आए, धब्बा आए। वो कोई ऐसी रिसर्च अंडरटेक नहीं करेंगे जिसके फ़ायदे सिर्फ लिमिटेड लोगों तक महदूद हो सकें। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा है एंड दैट इज़ द एथिकल कोड नंबर 6। ये 6 प्रिंसिपल हमने पिछली दफ़े डिस्कस किए थे और ये नहायत अहम चीज़ें हैं। इनके बगैर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अगर इन एथिकल प्रिंसिपल्स पे कारबंद नहीं हैं तो यूँ समझ लीजिए कि वो एक जंगल के कानून को फॉलो कर रहे हैं। और यही वजह है कि एथिकल कमेटीज़ जो हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं वो इन एथिकल प्रिंसिपल्स को नहायत सख्ती और नहायत डिलिजेंस से ऑपरेट करने पर मजबूर करती हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। लेट अस गो फॉरवर्ड ऑफ दिस relationship of ethics and sports psychology and let us touch upon a new topic that relates to aggression. नहायत अहम टॉपिक के स्पोर्ट्स में अग्रेशन और वायलेंस जो है उसका क्या रोल है, वो क्या चीज़ है, क्या अग्रेशन और वायलेंस नेचुरली अकर करता है, ये आज हम देखेंगे और इससे अगले लेक्चर में भी हम इसी के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप बताइए कि क्या स्पोर्ट्स या गेम्स में अग्रेशन या वायलेंस है, और क्या ये वायलेंस जो है ये मर्दों तक महदूद है या ख़वातीन, फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन्स, आर दे ऑल्सो एक्सपोज टू और गिल्टी ऑफ अग्रेशन और वायलेंस इन स्पोर्ट्स? आपने ठीक समझा, ये अग्रेशन एंड वायलेंस जो है दिस इज़ एप्लीकेबल और ऑब्जर्व्ड अक्रॉस बोर्ड। ये ज़रूरी नहीं है कि वायलेंस या अग्रेशन जो है वो सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। स्पोर्ट्स में अग्रेशन एंड वायलेंस जो है औरतों में भी उसका मुशाहिदा किया गया है। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इस तरह के गुस्से या इस तरह के तशद्दुद का शिकार हैं, वायलेंस का शिकार हैं, अग्रेशन का शिकार हैं। स्पोर्ट्स एरिना में विमेन आर ऑल्सो though not equally exposed to, though not equally manifest the same amount of aggression and violence as men do, but women also manifest aggression and violence in sports. Women have been observed to kick and abuse and hit the opposing teams. Women have been observed to kick and hit and abuse the coaches and managers of the opposing teams. यही बात मर्दों पर भी लागू होती है और यही एग्रेशन का हिस्सा है। एक और बात जो इससे मुतल्लिक, अग्रेशन से मुतल्लिक इन स्पोर्ट्स है वो है, क्या अग्रेशन जो है वो सिर्फ मर्द और औरतों तक महदूद है या जो स्पेक्टेटर्स या फैंस हैं वो भी वायलेंस और अग्रेशन का शिकार होते हैं स्पोर्ट्स में? क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल आपने ठीक अंदाज़ा लगाया। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जब लोग क्रिकेट का मैच देख रहे हैं
तो वो कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो वायलेंस या अग्रेशन के ज़ुमरे में शामिल की जा सकती हैं। बोतलें फेंकना, दूसरे अपोजिंग टीम पर गाली गलोच करना, एक्सट्रीम फॉर्म, it may take the extreme form of breaking or destroying the property belonging in the stadium, putting the stadium stands on fire, breaking chairs. All of this is part of violence. आप जानते हैं कि एशिया में और आप जानते हैं कि साउथ अमेरिका में इसका इजहार, फैन या स्पेक्टेटर वायलेंस का इजहार जो है वो हमें पिछले चंद बरसों में काफ़ी दिखाई दिया है। साउथ अमेरिका में फुटबॉल मैच के दौरान स्पेक्टेटर्स या फैंस जो हैं वो बहुत हद तक अग्रेशन या वायलेंस का इजहार करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि एशिया में क्रिकेट मैच के दौरान स्पेक्टेटर्स या फैंस जो हैं वो अग्रेशन का इजहार बहुत हद तक नुमायां तौर पर करते हैं। तो इसलिए ये समझना कि अग्रेशन इज़ इन स्पोर्ट्स इज़ रिलेटेड ओनली टू मेन इज़ नॉट ट्रू। इट इज़ रिलेटेड टू मेन एंड विमेन, and then to consider that violence is related to only sports people is again not true. It spreads over spectators and audience and fans also. तो ये जहन में बातें 3-4 आपको ज़रूर रखनी चाहिए वायलेंस या अग्रेशन से मुतल्लिक। रिलेटेड टू स्पोर्ट्स क्या चीज़ कि ये सिर्फ मर्दों से मुतल्लिक नहीं है, औरतें भी इसका शिकार हैं गो कम तौर पर, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन से में तक महदूद नहीं है, बल्कि spectators and fans are also a victim to the aggression or violence while they are watching sports. तो ये जहन में रखनी चाहिए। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि वायलेंस की वजह से मैंने आपको बताया था कि ये $multi-billion बोनांजा है स्पोर्ट्स। इसमें अरबों करोड़ों डॉलर्स या पाउंड्स इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर इतने सरमाए की इन्वॉल्वमेंट है इस एक्टिविटी में, then of course it gains tremendous importance because it is also providing a lot of entertainment to the people all around the world. Therefore, it is an important duty and an important topic, important duty for sports psychologists, an important topic for people who are into research in sports psychology, how to curtail, control, and limit violence, how to get rid of violence and aggression in sports. ये इस लिहाज से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अग्रेशन या वायलेंस का जो टॉपिक है ये निहायत अहम टॉपिक है। इस ज़िमन में हम देखेंगे कम से कम 8 चीज़ें हम पढ़ेंगे वायलेंस या अग्रेशन से मुतल्लिक। कौन कौन सी? नंबर 1, वी विल डिफाइन अग्रेशन, देन वी विल टॉक अबाउट थियरीज ऑफ अग्रेशन, देन वी विल टॉक अबाउट द कैथारसिस हाइपोथेसिस इन वायलेंस, then we will talk about measurement of violence, then we will talk about fan violence, or what I have called the audience or spectator violence, and then we will talk about the performance issues related to violence. We will then talk about situational factors contributing to aggression, and then we will talk about how to reduce aggression in sports. ये आपकी स्क्रीन पे भी आ गया होगा। हम इन 8 चीज़ों का आपसे अग्रेशन और वायलेंस से मुतल्लिक जिक्र करेंगे, कुछ का आज के लेक्चर में और कुछ का आइंदा के लेक्चर में। चलिए पहले से शुरू करते हैं। नंबर 1 इज, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो, डिफाइनिंग अग्रेशन। अग्रेशन क्या चीज़ है और क्या ये हम लर्न करते हैं या क्या हमारी ये इनबॉर्न टेंडेंसी है? क्या अगर कोई शख्स बॉलिंग के दौरान, फॉर इंस्टेंस एक बॉलर, फास्ट बॉलर जब स्टार्ट लेने के लिए जा रहा है और वो घास को पांव मारे और किसी को उससे नुकसान ना पहुंचे, वो किसी को गाली ना दे, तो क्या ये अग्रेशन या वायलेंस का हिस्सा है? क्या एक स्पोर्ट्स में जो सेंटर फॉरवर्ड है उसको फुल बैक अगर एक टैकल करते हुए हॉकी उसके पाँव पे मारे इतनी ज़ोर से
कि उसके पाँव की, उसकी उंगलियों की हड्डी टूट जाए, तो क्या वो वायलेंस है? क्या दूसरी तरफ मुंह करके किसी को गाली देना या बदकलामी करना, क्या वो वायलेंस या अग्रेशन है? ये तमाम चीज़ें जो हैं, इनका हम जायज़ा लेंगे और इसीलिए हमने स्पोर्ट्स में डिफाइन किया है कि वायलेंस क्या है. वायलेंस, as you can again see on your screen, related to sports, must fulfill two things. Number one, that it is aimed at another human being with the intention of inflicting physical harm. दो चीजें इसमें देखने वाली हैं. It is aimed at another human being and the intention of the person who is aiming or who is being aggressive is to harm the other person. ये अग्रेशन है अगर एक एक्ट जो है वो किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के खिलाफ है और उसकी इंटेंशन जो है वो ये है कि वो उसको हार्म करना चाहता है. और हार्म आमतौर पर रिलेट्स टू बॉडीली हार्म. फॉर इंस्टेंस, व्हेन द सेंटर फॉरवर्ड is about to score a goal in football and the goalkeeper comes out of the goal and instead of holding on or trying to stop the shot, he punches the center forward. That is an example of violence or aggression because it involves, as I pointed out, bodily harm and it involves intention of the person, the goalkeeper, to inflict that bodily harm. इसी मिसाल को थोड़ा सा सेपरेट और थोड़ा सा अलहदा करके देखते हैं. The center forward is rushing. The defenders are trying to defend. With the ball, the center forward comes near the goal and tries to kick the ball in the goal in a football match in the opposing team's goal. The goalkeeper comes out and tries to stop the ball, but while he is trying to stop the ball, his hands or one hand inadvertently hits the center forward. Is that aggression? Is that violent behavior? Technically speaking, no, because here the intention of the goalkeeper was not to inflict body harm. The intention was to stop the ball, whereas unintentionally, while trying to stop the ball from entering the goal line, the goalkeeper unintentionally, inadvertently hits the center forward. That is an example of an unintentional act. So, according to our definition, it would not fall in the category of aggression or violence in sports. तो दो चीज़ें मैंने गुजारिश की कि इसकी डेफिनेशन में है. नंबर वन, कि बॉडीली हार्म जो है वो हो और बॉडीली हार्म के लिए एक शख्स की इंटेंशन या इरादा हो. अगर अनइंटेंशनली किसी को बॉडी हार्म हो जाए तो वो अग्रेशन के जिम्मे में नहीं आता. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रेफरीज, द जजेस, द साइड जजेस to find out whether the intention was there or not. Some sports people are becoming clever in hiding their intention. And it is the duty of sports psychologists, the managers, the referees, the team judges, the side judges, the line judges, to find out whether the intention of the person who has inflicted harm on the other was to inflict harm or was the act unintentional. If the act was unintentional, that is not aggression. If the act was intentional, that would be considered aggression. एक तो बात ये अग्रेशन की डेफिनेशन से मुतल्लिक आपको जहन में रखनी है. दूसरी बात ये रखनी है आपको जहन में that expressing destructive or violent behavior against an inanimate object is not considered violence. जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी थी कि एक फास्ट बॉलर जो है वो अपने टॉप मार्क तक जाते हुए क्रिकेट के मैच के दौरान ही किक्स द ग्राउंड. ही डजंट स्वेयर, वो कोई बदकलामी नहीं कर रहे, वो कोई गाली गलोच नहीं कर रहे. ही किक्स द ग्राउंड. ही इज नॉट लुकिंग इनटू एनी वन पर्सन, ही इज नॉट टेकिंग द नेम ऑफ एनी वन पर्सन, ही इज जस्ट stamping his feet, kicking the ground. Is that aggression? No. Because here the inanimate object
a ground is involved. So that would not be aggression. And then again, here the intention is not to hurt anybody. The intention is not to inflict bodily harm on the opposing team or the opposing batsman. Isliye, if the intention is not there and the other person is not there, therefore we would not consider it, technically speaking, in terms of defining aggression, as an aggressive act in sports. ये दो बातें जो हैं, ये आपको aggression की definition से मुतल्लिक जहन में रखनी चाहिए. बात जो हमने पहली कही कि ये नंबर एक कि ये किसी शख्स के मुतल्लिक है aggression, और उसमें bodily harm involved है और intention for bodily harm involved है. और वो aggression हम नहीं समझेंगे अगर वो unintentional है या if the aggressive act is related to or has been expressed in relationship to an inanimate object. Definition से मुतल्लिक एक दो बातों का और आपको जहन में रखना चाहिए कि psychologists distinguish between hostile aggression and instrumental aggression. आपकी स्क्रीन पे भी ये आ गए होंगे. Hostile aggression relates to when individuals are involved in inflicting bodily harm. That is considered hostile aggression from a technical sports psychologist's point of view. Whereas the instrumental aggression is when aggressive behavior is manifested in relationship to getting some external goal, such as money or victory or prestige. उस वक्त instrumental aggression में bodily harm जो है वो involved नहीं है, and there is not a person upon whom the intention of that bodily harm is focused. If bodily harm and intention is not involved and still a person shows activated behavior, that would be called instrumental aggression. So by we I mean sports psychologists distinguish between hostile aggression and instrumental aggression. Hostile aggression aimed against a person or persons with the intention of bodily harm, and instrumental aggression aimed at getting victory or money or some prize related to sports. ये भी आपको जहन में रखनी चाहिए बात. एक और चीज जो हम aggression से relate करते हैं वो है the concept of assertiveness. Do not confuse aggression with assertiveness. Assertiveness is doing or saying what you want to do or say with the confidence and energy and drive. That is assertiveness. Trying to belittle someone, trying to hurt someone, trying to injure someone is aggression. Jahan aggression is unethical, has to be curtailed. Assertiveness is not unethical, has to be taught. खास तौर पे मैं इस ज़िमन में जिक्र करना चाहूँगा हमारी ख़वातीन जो हैं उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी से. Our ladies sports persons or our women sports people are extremely non-assertive. They do not express themselves freely. They do not show their talent and they do not perform at peak levels because in our society women are told to be submissive and passive. तो वो स्पोर्ट्स फील्ड में भी ऐसे ही बिहेव करती हैं. In other words, they lack assertiveness. Assertiveness is to express yourself in an abandoned manner without hurting somebody. अपने नुक्ता नज़र को बयान करना, अपनी खेल को आगे बढ़ाना, अपने आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव करने के लिए पूरी शद्दो मद से एक एक्टिविटी में हिस्सा लेना, that is assertiveness. Aggression is following these goals by trying to hurt, injure or belittle someone.
So sports psychologists distinguish between assertiveness and aggressive behavior. Assertiveness is good, aggression is bad. Assertiveness is something that is trained, inculcated for sports people. And aggression is something that people are trying to control. People are trying to curtail. तो ये दो चीज़ें जो हैं ये मुख्तलिफ हैं. Do not confuse assertiveness. Saying your point of view, doing your thing with self-confidence is assertiveness. Injuring someone, belittling someone with the intention of hurt is aggressiveness. Distinguish between these two. Adopt the first one, avoid the second one. This is the other dimension of aggression and violence in sports. And this is what the ethical committees and the international bodies look at when they are considering the great problem of aggression, of violence in sports. तो ये बातें ज़हन में रखिएगा. अग्रेशन को असर्टिवनेस के साथ कंफ्यूज न कीजिएगा. ज़रूर असर्टिव हों लेकिन अग्रेसिव ना हों. और अग्रेशन क्या है? अग्रेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट पे गुस्सा निकालना अग्रेशन नहीं है. किसी दूसरे शख्स पे गुस्सा निकालना अग्रेशन है. किसी दूसरे शख्स पे इंटेंशनली गुस्सा निकालना अग्रेशन है. इसलिए इन बातों को जहन में रखिए. एंड लेट अस गो फॉरवर्ड ऑफ दिस एंड टेक ए लुक एट सम ऑफ द थियरीज रिलेटेड टू अग्रेशन. कुछ माहिरीन नफ्सियात जो हैं उनके क्या नुक्ता हाय नज़र हैं कि एक शख्स अग्रेसिव क्यों है. अगर हमें ये पता चल जाए कि लोगों में एक शख्स में अग्रेशन क्यों है तो हम उस क्यों की बिना पे उसके अग्रेशन क्यों जानने की बिना पे उसके अग्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे. और यही वजह है कि हम अग्रेशन की थियरीज को गौर से पढ़ना और जानना चाहते हैं ताकि हमें पता चल जाए व्हाट कॉजेज अग्रेशन सो दैट वी कैन rid the people of the causes of aggression. Therefore, the structure on which the aggression stands collapses and people are less aggressive or people are not aggressive. और यही जो है ये बात हमें पता चलती है theories से. Let us take a look at some of the theories of aggression. इससे पहले कि मैं कुछ theories का आपसे जिक्र करूं, मैं एक दो बातें आपके अयादा के तौर पर फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगा. हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था एक कॉन्सेप्ट का कॉल्ड मेटा एनालिसिस. याद है आपको? मेटा एनालिसिस आज भी आपको सरसरी तौर पे मुख्तसरन बता दूं. मेटा एनालिसिस META मेटा एनालिसिस रिलेट्स टू साइकोलॉजिस्ट्स कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ researches that have been undertaken and then drawing conclusions from a host of researches. That is what meta-analysis is. अब हमारे पास माहिरीन नफ्सियात के पास इतनी ज़्यादा रिसर्चेज इकट्ठी हो गई हैं कि हम उन रिसर्चेज की बेसिस पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिसर्च में और इस रिसर्च में और इस रिसर्च में और इस रिसर्च में क्या क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं. एंड वी नो दैट इफ देयर आर कॉमन एलिमेंट्स इन वेरियस रिसर्चेज अंडरटेकन एट वेरियस टाइम्स बाय वेरियस पीपल इन वेरियस कंट्रीज एंड स्टिल कॉमन एलिमेंट्स अपीयर, वी नो दोज कॉमन एलिमेंट्स आर द फैक्ट्स. तो जो थियरीज का मैं जिक्र करने आपसे जा रहा हूं वो थियरीज जो हैं वो महज आर्म चेयर थियरीज नहीं हैं. दे आर सम ऑफ देम आर बेस्ड अपॉन सच मेटा एनालिसिस. People have observed, people have taken a view of the researches that have been undertaken related to violence, and based upon those researches, they have extracted commonalities in those research articles, research ventures, and based upon those commonalities, they have formulated some of the theories related to aggression that we are going to talk about now. इस reference में आपको याद है कि हमने आपसे कहा था कि थियरीज जो हैं
उनको भी हम कैटेगराइज कर लिया करते हैं. So the theories of aggression that we are going to talk about fall into 4 broad categories. वो कौन कौन सी theories हैं या categories हैं? Number 1, first, the old theory, the instinct theory. We will talk in detail about the instinct theory, but first understand, that is the first category. The second category is the social learning theories. The third category is theory of moral reasoning. And the fourth category is the frustration aggression theories of frustration aggression hypothesis. ये 4 मेन theories हैं जिनका हम जिक्र करते हैं related to why are people aggressive, what are the sources, what are the mainsprings of aggression. ये theories हैं और ये theories जो हैं ये मैंने जैसे आपसे पहले गुजारिश की मेटा एनालिसिस पर भी बेस्ड हैं. ये महज आर्म चेयर थियरीज नहीं हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड हैं, एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड हैं और मेटा एनालिसिस पर बेस्ड हैं. ऑलराइट, लेट अस टेक अ लुक एट दीज थियरीज वन बाय वन. फर्स्ट वी विल टेक अ लुक एट द इंस्टिंक्ट थियरी. आपको याद है कि जब हम हिस्ट्री एंड सिस्टम का जिक्र आपसे कर रहे थे तो हमने आपसे बताया था, मैकडूगल का जिक्र किया था. William McDougall, the British psychologist who formulated the theory of instincts, and he had put forward the view that human beings have innate tendencies, and those innate tendencies he called instincts. तो instinct theory जो है वो McDougall की एक इख्तरा है, विलियम मैकडूगल की, जिसको कुछ माहिरीन नफ्सियात ने आगे बढ़ाया और उन माहिरीन नफ्सियात में एक अहम नाम है Sigmund Freud का. Sigmund Freud puts forward the view that people are born with this instinct to be aggressive. उन्होंने aggression देखा लोगों में, बहुत से अपने मरीजों में देखा और फिर उन्होंने उसके बेसिस पे ये formulate की बात that people are aggressive because they are born with the instinct of aggression. इसी थियरी से मुतल्लिक एक और अहम नाम है कॉनरेड लॉरेंज का. आप जानते हैं कि उन्होंने जानवरों को ऑब्जर्व करने के बाद देखा कि जानवरों में जो अग्रेशन है वो पैदाइशी तौर पर जानवरों में है. तो लॉरेंज ने भी यही थियरी प्रपोज की कि अग्रेशन जो है ये पैदाइशी तौर पर जानवरों और इंसानों में अल्लाह ताला ने उनके सिस्टम में डाला हुआ. This is what is called the instinct theory, that aggression is an inborn tendency, that animals and men are born with an instinct, a propelling desire, a motivation to be aggressive. ये एक थियरी है. आप किस हद तक इस पे एग्री करते हैं? सोच के बताइए. क्या बच्चों में एग्रेशन दिखाई देता है आपका? क्या जानवरों में दिखाई देता है? अगर ऐसा है तो फिर आप एग्री करते हैं इंस्टिंक्ट थियरी के साथ. दूसरी थियरी जो इससे मुतल्लिक जिसका आज हम जिक्र करेंगे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द सोशल लर्निंग थियरी. सोशल लर्निंग थियरी आप जानते हैं इंस्टिंक्ट थियरी के मुकाबले में ज़्यादा रीसेंट है. इस थियरी से मुतल्लिक जो माहिरीन नफ्सियात हैं उनका ये ख्याल है कि अग्रेशन इज़ ए लर्न्ड सोशल रिस्पॉन्स. क्या मतलब इसका? कि हम अपनी सोसाइटी, अपने माशरे की वजह से अग्रेशन लर्न करते हैं. वो माशरे या वो सोसाइटीज़ जहाँ पे लोग, बड़े बूढ़े असातिज़ा, रोल मॉडल्स अग्रेशन को ज़्यादा एग्जिबिट करेंगे, वहाँ बच्चे, नौजवान जो हैं वो भी अग्रेसिव बिहेवियर शो करेंगे. और जहाँ जिन सोसाइटीज़ में, जिन माशरों में बड़े बूढ़े असातिज़ा, वालदैन, रोल मॉडल्स जो हैं सिनेमा के या टेलीविज़न के या सियासत के, अगर वो अग्रेशन एग्जिबिट नहीं करेंगे तो वहाँ के उस सोसाइटी के बच्चे जो हैं वो भी अग्रेशन लर्न नहीं करेंगे. दिस इज़ व्हाट द सोशल लर्निंग थियरी इज़. One of the chief psychologists whose name is associated with the social learning theory is the Canadian psychologist Bandura. हमने आपसे बैंडूरा की थियरीज का पहले भी जिक्र किया हुआ है.
Bandura's social learning theory posits or puts forward the view that aggression is socially learned. अगली theory देखते हैं. The third theory related to aggression is what is called the theory of moral reasoning. ये moral reasoning की theory क्या है? क्या morality का aggression से कोई ताल्लुक है? माहिरीन नफ्सियात कहते हैं जी हाँ, गहरा ताल्लुक है. Such that if the moral reasoning is developed, aggression is curtailed. And if the moral reasoning is underdeveloped or not developed, aggression manifests itself, aggression becomes overflowing. That there is an inverse relationship between moral reasoning's development and manifestation of aggression. बच्चों में ऐसा ही है. जब बच्चे छोटे हैं, जब उनकी मॉरल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा नहीं हुई, मॉरल रीजनिंग ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो उनमें अग्रेसिव बिहेवियर ज़्यादा दिखाई देता है. और जब उनकी मॉरल रीजनिंग बढ़ जाती है, मॉरल डेवलपमेंट बढ़ जाती है, तो उनका अग्रेशन जो है वो मॉरल रीजनिंग कंट्रोल कर लेती है. यू कैन से that moral reasoning of a person is a kind of a control, is a kind of a blanket upon aggression, such that the higher the moral development, the lower the level of aggression exhibited by a person. और यही चीज़ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं समझते हैं कि वो लोग, वो अफराद, वो ग्रोह, वो माशरे जिनकी मॉरल डेवलपमेंट कम है, उनके यहाँ अग्रेशन का इजहार ज़्यादा है. और वो अफराद, ग्रोह या माशरे जिनकी मॉरल डेवलपमेंट बढ़ गई है, उनके यहाँ अग्रेशन का इजहार कम है. सो द थियरी ऑफ relationship between moral reasoning and aggression puts across the view that moral reasoning is inversely related to aggression. ये है तीसरी थियरी जिसका हमने इस रेफरेंस में, इस ज़िम्न में जिक्र करना था. Let us take a look at the fourth one, and that is the frustration aggression theory or frustration aggression hypothesis. कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अग्रेशन जो है, गुस्सा जो है, अग्रेसिव बिहेवियर जो है, वो हमारी मायूसी का, फ्रस्ट्रेशन का एक रद्द अमल है. और जब मायूसी बढ़ेगी तो अग्रेशन भी बढ़ेगा, और जब मायूसी कम होगी तो अग्रेशन भी कम होगा. आपका क्या ख्याल है? क्या ऐसा ही है that frustration is related to aggression, such that the higher the level of frustration, the higher the level of aggression? किसी हद तक इस थियरी में भी हमें सच्चाई का अंसर दिखाई देता है. और वो क्या है? That frustration and aggression are related. Frustration predisposes a person to aggression. And that once a person has become aggressive, that aggression lowers frustration. That aggression, expression of aggression, has a cathartic effect upon frustration. उस aggression की वजह से, aggressive act की वजह से जो एक शख्स मायूसी महसूस कर रहा है, वो कम हो जाती है. And that is the relationship between frustration and aggression. And that is the fourth theory put across by Dollard and Miller, amongst others, that frustration and aggression are related, that frustration leads people, groups, and organizations towards aggression, because aggression then serves the purpose of catharsis, and because catharsis takes place, therefore frustration becomes less. ये चौथी थियरी है अग्रेशन से मुतल्लिक जो माहिरीन नफ्सियात ने फॉर्मुलेट की है. मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख़्याल में इन चारों थियरीज़ में से कौन सी दुरुस्त है? मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आप ये समझते हैं कि इन चारों थियरीज़ में किसी हद तक कुछ ना कुछ
सच्चाई का आंसर मौजूद है? Give it a thought. Before we end today's lecture, let us recap what we had talked about. We are today talking about a most important and very frequently observed phenomena related to sports across the globe. कि किसी खास मुल्क में, किसी खास खित्ते में, किसी खास बर्रे आज़म में, किसी खास ग्रोह में हमें इजहार नहीं मिलता अग्रेशन का. It is a universal phenomena. Aggression in sports is a kind of a poison for sports because it distracts sports people, because it distracts spectators, because it results in harm and injury to sports people, to people's reputations, to property, and therefore it is a most important topic that sports psychologists have to grapple with. मैंने आपको मिसाल दी कि साउथ अमेरिका में पिछले चंद बरसों के दौरान ऐसा भी देखा गया कि स्पेक्टेटर्स ने स्टेडियम्स में आग लगा दी गुस्से की वजह से, अग्रेशन की वजह से. एशिया में कुछ स्टेडियम्स में स्पेक्टेटर्स ने स्पोर्ट्स एरिना में गंदी बोतलों की, पत्थरों की, जूतों की बारिश कर दी और कुछ ममालिक में तो अपने एनक्लोजर्स में उनके फर्नीचर को भी आग लगा दी. दिस इज ऑफ कोर्स नॉट एक्सेप्टेबल because it not only curtails the image of the sports, it also costs real money. It also hampers people's enjoyment and entertainment. That is why the issue of aggression and violence in sports is most important today. इसीलिए हम इसका जायजा ले रहे हैं. और हमने इस रेफरेंस में क्या देखा? हमने देखा कि स्पोर्ट्स में अग्रेशन या वायलेंस जो है ये सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं है. आमतौर पे कुछ लोग ये ख्याल कर सकते हैं कि क्योंकि मर्द जो हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हैं इसलिए स्पोर्ट्स एरिनाज में भी मर्द ही अग्रेसिव होंगे. ऐसा नहीं है. औरतें भी, ख़वातीन भी अग्रेशन का इजहार करती हैं. फिर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अग्रेशन जो है या वायलेंस जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन से ही मुतल्लिक है. ये ख्याल भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि अग्रेशन का ताल्लुक स्पेक्टेटर्स से भी है, फैंस से भी है. ये बातें भी जहन में रखिए कि अग्रेशन जो है ये मेल्स और फीमेल्स दोनों से मुतल्लिक है और स्पोर्ट्स पर्सन्स और फैंस और ऑडियंस या स्पेक्टेटर्स से मुतल्लिक भी है. ये हमने आज देखा. दूसरी बात जो हमने देखी आज के लेक्चर में वो थी कि हमने अग्रेशन को डिफाइन किया आपके लिए. क्या चीज़ जो है वो अग्रेशन है स्पोर्ट्स के रेफरेंस में और क्या चीज़ अग्रेशन नहीं है. इससे मुतल्लिक हमने आपसे गुजारिश की थी कि इंटेंशन का बहुत गहरा दखल अमल है अग्रेसिव बिहेवियर के साथ. इफ ए स्पोर्ट्स पर्सन injures somebody unintentionally, then that is not aggression. अगर एक डाइवर जो है स्विमिंग पूल में मेडले रिले के दौरान डाइव लगाता है and he inadvertently falls upon the opponent's team's swimmer, that is not aggression because the intention was not to hurt the swimmer who was finishing his lap, but the intention was to take his or her own start. तो इसलिए इंटेंशन का बहुत गहरा दखल अमल है. एक बात हमने ये नोट की. दूसरी बात जो हमने अग्रेशन से मुतल्लिक डेफिनेशन से मुतल्लिक देखी, हमने आपको बताया कि उसमें बॉडीली हार्म होना चाहिए. अगर बॉडीली हार्म नहीं तो फिर वो अग्रेशन नहीं समझा जाएगा. तीसरी बात जो हमने ज़िमन में आपको बताई थी वो थी कि अग्रेशन जो है वो it is to be defined in reference to another person. If there is an act which is a destructive act but is aimed at an inanimate object such as
the ground, such as the racket, such as a ball, then that is not to be considered aggression. Of course, that remains to be decided whether the racket was meant to be thrown at some other person, whether the ball was to be thrown at some other opponent's member or not. Because if that is so, then the intention of hurting somebody comes into being even when the inanimate object is being used, and that intention makes the act as aggressive. तो इसलिए इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे निकालना गुस्सा जो है वो अग्रेशन नहीं समझा जाता। और डेफिनेशन से मुतल्लिक हमने जो अगली बात आपसे कही थी वो हमने बताया था कि अग्रेशन और असर्टिवनेस का एक फ़र्क ज़रूरी है। असर्टिवनेस इज saying or doing your act, and aggression is trying to hurt somebody with an intention. Doing something that you want to do in your own confident way is being assertive. Hurting somebody, belittling somebody is aggression, whereas the former one that I mentioned, expressing your own self or doing your own thing with abandon, with full knowledge, with full confidence is assertiveness. So aggression must not be confused with assertiveness. ये बात हमने देखी थी। इसके बाद हमने 4 थियरीज का जिक्र किया था, और वो कौन कौन सी 4 थियरीज थी अग्रेशन से मुतल्लिक। नंबर 1, द इंस्टिंक्ट थियरी। याद आया आपको? इंस्टिंक्ट थियरी वाले थियरिस्ट जो हैं, जिसमें मैकडूगल या फ्रॉयड का नाम लिया जा सकता है, उनका ये ख्याल है कि अग्रेशन जो है वो इंस्टिंक्चुअल है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न with a tendency to be aggressive. Therefore, in the field, in the games, in sports arena, they find the opportunity of expressing that instinctual need, instinctual desire to be aggressive. ये एक पहली थियरी है। दूसरी थियरी जिसका हमने जिक्र किया था इस रेफरेंस में, that is the social learning theory. The social learning theory puts forward the view that aggression, whether in sports or outside of sports, is a function of social learning, such that we learn to be aggressive or docile or non-aggressive because of our social learning. There are households, there are institutions, there are organizations, there are countries which teach their children and adolescents to be aggressive, and there are households, organizations and institutions and countries that teach their children and their adolescents not to be aggressive or to be aggressive. इसलिए हमारी aggression जो है इस थियरी के मुताबिक, सोशल लर्निंग थियरी के मुताबिक, that comes about as a function of our social learning, our social training. The process of socialization, turning a baby into a human being, that process of socialization also entails whether a person is going to be aggressive or non-aggressive. ये दूसरी थियरी है जिसका हमने जिक्र किया था। और तीसरी थियरी का इस रेफरेंस में जो जिक्र किया था हमने, that is the theory of moral reasoning. हमने आपको इस रेफरेंस में बताया था that there is an inverse relationship between development of morality in a person and his aggressive behavior, such that level of development of morality is negatively related to aggressive behavior. If morality is highly developed, the person would be less aggressive, and if the morality is less developed, moral reasoning is less developed, the person would be more aggressive. That's the third theory we looked at. And the fourth theory, last theory that we looked at today, was what we call the frustration aggression theory. Put forward the view that frustration causes aggression. So aggression is a catharsis or expression of frustration. That is the fourth theory. ये 4 theories का हमने जिक्र किया था। अब इस सारे लेक्चर को अगली दफ़े देखेंगे कि इसका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे क्या असर है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कैसे इस नॉलेज को इस्तेमाल करके स्पोर्ट्स में वायलेंस या अग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं।
Until that time, look after yourselves. Be good. खुदा हाफिज.